वेलकम बैक गाइस। हमारा पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस जो हुए वो पानी में जाकर क्या कंपाउंड रिलीज करते हैं, उनके बीच में कॉमन क्या होता है। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग तो है पर कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है, बेसिस की स्ट्रेंथ और इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एसिड बेस को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो हमारे क्या कंपाउंड्स बनते हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स जैसे कि हमने पहले ही मैंने बता चुका हूँ एक बार, पर मैं वापस से बता रहा हूँ कि जो एसिड होते हैं उनको अब जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो प्रोटोन रिलीज करते हैं, जो कि क्या है एक H+ आयन को हम प्रोटोन भी बोलते हैं। वैसे प्रोटोन अलग होता है, प्रोटोन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, आपने पढ़ा हुआ होगा, पर क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो इसके अंदर बचा सिर्फ प्रोटोन है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटोन डोनेट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है HCl, एक एसिड है, उसकी हमने वाटर में रिएक्शन करवाई तो ये H3O+ बना। H3O+ मतलब कि वाटर के साथ एक प्रोटोन है और क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो क्या हो गया, वो हो गया रिलीज। ऐसे ही बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर एक प्रोटोन एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो OH- आयन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर NaOH जो है इसके अंदर जब हम वाटर मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं होती, जहाँ पर जैसे यहाँ पर H3O+ बन गया, ऐसे यहाँ पर हम कुछ बना नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पर वाटर की रिएक्शन डायरेक्टली नहीं लिखी है, पर अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो ये जो NaOH है डिसोसिएट हो जाता है वाटर के अंदर। मतलब डिसोसिएट हो जाता है मतलब दो टुकड़ों में टूट जाता है। पहला टुकड़ा बनाता है Na+ जो कि है सोडियम आयन, और दूसरा बनाता है OH- आयन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, बेसेस और एसिड्स वाटर में क्या करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि pH क्या होता है। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन में आप सोच रहे होगे कि पोटेंस क्या है सर, यही नहीं पता हमें। तो देखो पोटेंस क्या है, पोटेंस का मतलब होता है पावर, हाइड्रोजन की पावर। हम चेक क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की पावर चेक कर रहे हैं। हाइड्रोजन की जितनी ज़्यादा पावर होगी उस हिसाब से हमारी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होगी। अभी क्योंकि हमने इसके जस्ट पहले देखा कि एसिड क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH- आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एसिड वो होगा जो कि H+ आयन को रिलीज कर रहा है, पर जो एसिड H+ आयन को जितना जल्दी रिलीज करता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और वो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी pH वैल्यू उतनी कम होगी। वैसे जो हमारी pH स्केल होती है वो pH स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसके अंदर 1 से लेके तो 14 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, और 1 से स्टार्ट होके और ये कहाँ तक जा रही है, 14 तक जा रही है। तो एसिड की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 6 तक। हम 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, और इसके बाद बेसिस की जो रेंज होती है वो होती है 8 से 14 तक। तो अगर कोई कंपाउंड हमारा रेडिली मतलब उतावला है, अगर वो H+ आयन को डोनेट करने के लिए, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर कोई कंपाउंड उतावला नहीं है, उससे छीना झपटी करके H+ आयन लेना पड़ता है, तो वो एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो रेडिली डोनेट कर देता है H+ आयन को। वीक एसिड वो है जो रेडिली डोनेट नहीं करता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से 2 के आसपास होगी। जो वीक एसिड होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 3, 4, 5 के आसपास होगी। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, जो बिल्कुल एकदम रेडिली अपना जो H+ आयन आ रहा है उसको अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेंगे। और वीक बेसिस क्या होंगे, जो रेडिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे पर थोड़ा वो छीना छपटी करके मारा कुटी करके उनको दोगे तो वो ले लेंगे। अब जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उनका जो pH वैल्यू होगी वो 13, 14 के करीब होगी, और जो वीक बेस होंगे उनकी वैल्यू होगी 10 से 12, 9, 10, 12 के आसपास। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एसिड है एक HCl नाम का। HCl नाम का जो एसिड है उसकी वैल्यू जो है वो 1 के आसपास होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहीं पर हमारे पास जो लेमन होता है उसकी जो pH वैल्यू होती है वो 2.5 के करीब होती है। और हमारी बॉडी में बहुत सारे
प्रोसेसेस हो रही होती हैं, जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके लिए भी HCl ही यूज़ होता है, हमारी बॉडी HCl को ही यूज़ करती है, तो वो भी काफ़ी एसिडिक है। और यहाँ पर हमारे पास एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का एक बेस होता है जिसका pH 10 से 12 के बीच में होता है, और NaOH जो होता है जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसका बेस जो उसका जो pH वैल्यू होती है वो 13 से 14 के आसपास होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे pH ऑफ सॉल्ट की। हमने बात कर ली कि एसिड के जो pH होंगे वो 0 से 6 के बीच में होंगे, और बेस के जो pH होंगे वो 8 से लेके 14 के बीच में होंगे। बेसिस और एसिड्स की तो बात हो गई, सॉल्ट्स के pH का क्या? तो देखिए सॉल्ट में भी हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। एक बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, फिर एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, और बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। तो आप सोच रहे होगे सर आपने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि हमारे जो सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बनाते हैं। हाँ न्यूट्रलाइज करते हैं, पर थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन की अब हम बात कर रहे हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं SA लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, या फिर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो वो भी क्या बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक दूसरे की पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सामने वाले के पास भी उतनी ही पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, वीक एसिड और वीक बेस भी क्या बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। यहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है और आप उसकी लड़ाई वीक बेस से कराओगे तो एसिडिक सॉल्ट ही बनेगा। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है कि हमारे पास एसिड जो है वो वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है एक बेसिक सॉल्ट बनता है। मतलब बेसिक सॉल्ट मतलब कि एक ऐसा सॉल्ट जिसका pH जो होगा वो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, ऐसे सॉल्ट्स के बारे में जिनको हम घरों में यूज़ करते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऐसा नमक जिसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं और लोगों के घाव पे, लोगों के जले हुई जगह पर भी छिड़कने के काम में लेते हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट एक वाइट कलर का क्रिस्टल, आपने देखा ही होगा, मुझे इसके बारे में ये तो नहीं बताने की ज़रूरत है कि ये कैसा दिखता है, पर कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, और इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो सी वाटर को इवोपरेशन करके, सी वाटर का इवोपरेशन मतलब कि समुद्र में से नमक निकाल के। दूसरा रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट मतलब कि जो हमारे पास पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट होता है वो भी NaCl ही होता है, उसकी माइनिंग करके और हम इसको बना सकते हैं। इसके यूजेस बताना सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अब नमक के यूज़ बताऊंगा मैं, पर फिर भी नमक खाने में यूज़ होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सोप की फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है। इनकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे। ये वाटर को सॉफ्टनिंग करने में काम आता है, वाटर की सॉफ्टनिंग में काम आता है। सर वाटर की कैसे सॉफ्टनिंग? वाटर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में कि वाटर कैसे सॉफ्ट होता है। अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखो कि वाटर की सॉफ्टनिंग में काम आता है। और बॉडीली फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है सॉल्ट, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ तो हम बेहोश हो सकते हैं, एनर्जी लो हो सकती है हमारी, और डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारी बॉडी के भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम NaOH भी बोलते हैं। NaOH किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है? कॉस्टिक सोडा एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे तो, पर ये बिटर होता है क्योंकि बेस तो कड़वे ही होते हैं, जैसे नीम का पत्ता कड़वा होता है। ठीक है, वो बेसिक है और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। सोपी होता है, मतलब थोड़ा सा सोपी टेक्सचर होता है इसका, और ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। अगर आपको नहीं पता है कि कोरोसिव क्या होता है तो चैप्टर 1 की वीडियो जाके देखनी है। ठीक है,
सोप और डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री पेपर को बनाने में, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं NaOH को। अब क्लीनिंग एजेंट की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सोपी है, सोपी मतलब साबुन है तो साफ़ करने के ही काम आएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं NaOH की जो प्रोसेस होती है बनाने की, उसकी। ये प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस मतलब कि क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और एल्केलाई, एल्केलाई मतलब बेसिक कंपाउंड बनता है जो कि NaOH है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बेरिन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये बेरिन सॉल्यूशन तो बता दो पहले, बेरिन सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए बेरिन सॉल्यूशन क्या है, बेरिन सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जब हम NaCl को पानी में मिक्स कर देते हैं, NaCl को हम पानी में, वाटर में मिक्स कर देते हैं तो बनता है बेरिन सॉल्यूशन। अब हमने एक कंटेनर ले लिया है, कंटेनर के अंदर हम बेरिन सॉल्यूशन इधर से ट्रांसफर कर रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो कि है एनोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो कि है कैथोड। और इसके अंदर हम इन इलेक्ट्रोड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। यहाँ से हमारा बेरिन सॉल्यूशन एंटर हो रहा है। अब बेरिन सॉल्यूशन क्योंकि NaCl और H2O से बना हुआ है, तो जब इनके साथ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट करती है तो ये जो NaCl है ये डिकम्पोज हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस आयन में, और H2 है ये H2O जो है ये H प्लस और OH माइनस आयन में डिकम्पोज हो जाता है। तो जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो Na, ये वाला Na और ये वाला OH आपस में रिएक्ट करके NaOH बना लेते हैं और NaOH बना के इधर से निकल जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने जैसे ही एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इधर से हाइड्रोजन गैस बना के बाहर हो जाता है, और क्लोरीन अपने जैसे ही एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना के इधर से बाहर हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी होती है क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस। ये एग्जाम में आती है, पहले भी पूछी गई है, तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2। बनता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैसे बनता है कि जब हम ड्राई स्लेग्ड लाइम जो होता है उसके अंदर, जब मतलब ड्राई स्लेग्ड लाइम मतलब CaOH, इसके अंदर जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, क्लोरीन गैस को जब इसके अंदर पास करते हैं तो हमारे पास बनता है CaOCl2 जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसके साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। अब हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज़ है। ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ है कि एक तो ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग पाउडर है ब्लीचिंग एजेंट। अब आपको पता ही होगा पार्लर में जाके जो कुछ महिलाएं ब्लीच करवाती है वही है ये। दूसरा डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, ड्रिंकिंग वाटर और नदी नालों को साफ करने के काम में आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपको नहीं पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं तो पार्ट 1 वहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात करी है। यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, किडनैपर बनना हो और क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे केमिकल्स को बनाने में भी काम आता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की। अब बेकिंग सोडा क्या होता है अगर आपको अभी तक नहीं पता चला हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेकिंग सोडा आपको पता ही है, वैसे तो केक पेस्ट्रीज वगैरह में यूज़ आता है और वो केक को स्पंजी फ्लफी बना देता है ना। तो बेकिंग सोडा करता क्या है, बेकिंग सोडा रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है तो जो हमारा मटेरियल होता है केक का जिसको हम ओवन में रखते हैं वो ऊपर उठ जाता है और फ्लफी हो जाता है, उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। पोर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। सॉल्वे प्रोसेस में हम बेरिन को यूज करते हैं, अमोनिया को यूज करते हैं, CO2 को यूज करते हैं और हमारा NaHCO3 बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। NaHCO3 को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, एक लिविंग एजेंट की तरह यूज होता है। लिविंग एजेंट मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाए, ठीक है। बेकिंग में यूज होता है, केक्स और ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के काम में आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक एंट एसिड की तरह यूज होता है। एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड एसिडिटी वगैरह को रिलीज करने के मतलब रिलीव करने के काम में आते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा।
इसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ क्यों होता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस होती है, तो इसलिए उसके काम आता है। सोडा एसिड बनाने के सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स बनाने के काम में आता है। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स मतलब कि वही जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के भी काम में आता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने पी होगी, उसके अंदर जो एक फिज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसके बनाने के काम में आता है। माइल्ड क्लींजिंग एजेंट है, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट में यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होगे कि टूथपेस्ट में बेस का क्या काम? यहाँ पर भी आपने बोला कि एंटासिड है, एसिडिटी को रेगुलेट करने के काम में आता है। तो चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, तो मैंने आपको बताया ही था। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अगर कभी अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा पेट जो है वो दुखने लग जाता है, हर्ट करने लग जाता है, हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम एक माइल्ड बेस खा लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए वहाँ पर और हमारा जो पेट दुख रहा है वो बंद हो जाए। इनो भी एक माइल्ड बेस है जो काम करता है इसका। तो ये जो काम होता है ये होता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं टूथपेस्ट की। तो टूथपेस्ट का बेसिक होना क्यों ज़रूरी है? टूथपेस्ट का बेसिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो उस खाने को डिकम्पोज करते हैं, वो खुद भी यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर एसिड बनाते हैं। और अगर कभी हमारे माउथ का एसिड 5.5 pH के नीचे जाने लगता है, 5.5 pH के नीचे जाने लगता है तो क्या होता है? तो हमारे जो टूथ का इनेमल होता है, जो हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कोरोड होने लगता है, वो हटने लगता है। तो हम हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप में से अभी भी कोई रोज़ ब्रश नहीं कर रहा हो तो अब भैया चालू कर देना, वरना तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा जैसा कि नाम बता रहा है वॉशिंग के काम में जो आता है वो वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। अब इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट जो कि है Na2CO3 उसके साथ वाटर मिक्स कर देते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3.10H2O। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये डॉट क्या है? ये डॉट तो पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो Na2CO3 है इसके साथ जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके स्ट्रक्चर में ऐड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम लिखते ऐसे हैं, ठीक है। मतलब कि एक सोडियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसकी लेटाइस में, लेटाइस को स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर में है तो इसलिए हम इसको ये बोलते हैं। ये थोड़ा सा अगर वैसे तो क्रिस्टल ड्राई के फॉर्म में होता है, पर अगर इसके अपन कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पानी है, सूखा होने के बाद भी इसके अंदर पानी है, केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ है कि लॉन्ड्री में यूज़ होता है, ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग सोडा है तो लॉन्ड्री में तो यूज़ होगा ही सही। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है, वही वाटर को सॉफ्ट करने के काम में आता है, ठीक है। अब आई होप आपको ये .H2O का समझ में आ गया होगा। इसको बुक में आपको बुक में ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से है, जिसमें क्रिस्टल के अंदर जो वाटर होते हैं वो उन वाटर को हम ऐसे लिखते हैं जो क्रिस्टल के अंदर वाटर है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो है वो हमारा जिप्सम के साथ बनता है। जिप्सम जो है वो एक CaSO4.2H2O कंपाउंड होता है। इसके अंदर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स है। इस जिप्सम को जब हम 373 केल्विन, अब अगर आपको नहीं पता हो 373 केल्विन कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री है तो थोड़ी 2-4 भाषा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे पास बचता है CaSO4.12H2O। अब वाटर का आधा ही मॉलिक्यूल बचा है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर अगर इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब है आधा, ठीक है। हेमीहाइड्रेट मतलब कि आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसके यूसेस की बात करते हैं। इसका यूसेस कंस्ट्रक्शन में,
कंस्ट्रक्शन में आपने कहाँ देखा है, पीओपी का यूज़ देखा है ना, फॉल्स सीलिंग बनाने के काम आता है और थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह के काम में आता है वॉल्स पे। दूसरा क्या है, मेडिकल में भी यूज़ है इसका। मेडिकल में अगर कभी आपका पास्ट में हाथ पैर कोई टूटा हो या आपने किसी का तोड़ा हो तो उसके हाथ पे जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। पेरिस से आया हुआ प्लास्टर नहीं है, बस नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तुम सोचो कि ओहो फॉरेन का प्लास्टर लगाया, महंगी चीज़, नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ता आता है ये। इवन ये तो चलो अच्छी बात है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, वरना हम जो चौक यूज़ करते हैं ना वो चौक भी पीओपी की बनी होती है। इंडस्ट्री में मेकिंग चॉक्स, मोल्ड्स और टॉयज, जो कि मैंने अभी बताया। आर्ट की फील्ड में ये स्टैचूज, आइडल्स और मॉडल्स बनाने के काम में आता है। हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरी दोनों वीडियोस पसंद आई होगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, PYQs भी मिल जाएंगे जो कि आए हुए हैं। तो आप आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ लें।